there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। पिछले दिन हम लोगों ने एप्सिलॉन 0 का मान ज्ञात किया था। इसके अलावा हमने कूलाम के नियम का महत्व और कूलाम के नियम के लागू होने की शर्तें और वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता और निरपेक्ष वैद्युतशीलता के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। चलिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो देखें आप ध्यान से, कूलाम के नियम का सदिश रूप तो देखें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ये देखिए, मान लीजिए आप एक निर्देशांक ले लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये आपका हो गया जेड, यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मान लिया हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। मान लिया हमारे पास Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, जिनके स्थित सदिश भी आप ले लेंगे, जिनके स्थित सदिश क्रमशः R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है, और ये बिंदु A और ये बिंदु B होगा। तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या कहेंगे, देखें कि एक बार प्लस Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। एक बार हम लोग Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो तनिक ध्यान देखिए कि यहाँ पर लिखेंगे क्या। मान लिया हमारे पास Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, जिनके स्थित सदिश क्रमशः R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हैं। तब आप तनिक समझने का प्रयास कीजिए कि Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर Q1 फिर से Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। तो ये लगने वाला बल आप देख लीजिए क्या होगा, दिशा किधर होगी, B से A की तरफ होगी, यानी कि Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है। इस बल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये देखिए आप। किस पर बल लग रहा है, 1 पर बल लग रहा है, Q1 पर 1 लिख लेंगे। किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 बराबर। और आप जानते हैं कि इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, कूलाम के नियम से ज्ञात होता है। तो कूलाम का नियम आपने पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के नहीं रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी क्या, BA। ए से भी नहीं कहेंगे क्योंकि B से A की ओर है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखें BA का वर्ग हो गया। यहाँ डायरेक्शन आप दे सकते हैं, यहाँ से आप समझ जाइएगा। इसका अर्थ हुआ कि B से A की तरफ लग रहा है। और भी आप इसे आगे बढ़ाइएगा, F12 आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आपका हो जाएगा Q1 Q2 बटा BA। थोड़ा आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, B से A की तरफ। तो यहाँ पर जो स्थित सदिश होगा ये जाएगा R12, 1 पर 2 के कारण, यानी 1 की ओर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा R12
स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये सदिश है, अतः इसका आप एकांक सदिश भी रखेंगे। एकांक सदिश का हम रख लेते हैं R12 कैप। एकांक सदिश के बारे में आप 11th में जानकारी लिए थे, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या होगा देखें, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल ये जाएगा R21। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ लिखेंगे Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर देखें Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल है, अतः हम यहाँ लिखेंगे F21 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा गुलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू हो जाएगा देखें Q1 Q2 बटा, या देखें अब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल है, तो 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल है, यानी कि A बिंदु से B की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB का वर्ग। यहाँ डायरेक्शन दिखाना चाहता हूँ, लिख सकते हैं A से B की ओर। अब AB का मान आप देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। हम लिखेंगे F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा AB का तनिक देखें ध्यान से, ये आपका R21 क्योंकि 2 पर लगेगा, किसके कारण 1 के कारण लगेगा, ये हो जाएगा R21 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। एकांक सदिश भी आप इसका ले लीजिएगा, एकांक वेक्टर आपका हो जाएगा R21 कहे, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 2। और भी आप आगे बढ़ सकते हैं, हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। Hey there. तो आगे बढ़ते हैं, आप देखिए क्या कहेंगे। And also press this. R12 को आप तनिक ध्यान से देखिए, R12 आप वेक्टर सदिश पढ़े रहे होंगे। ये हमारा पहला R12 को देखिए, R12 को हम लिख सकते हैं, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। R1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिणामी देखें ध्यान से, अगर इसको O मान लेते हैं, O हो जाएगा, B हो जाएगा, A हो जाएगा, ये आपका बनेगा। तो सदिश नियम से, त्रिभुज नियम से आप देखें क्या कहेंगे, OB और प्लस BA, यही ना, बराबर क्या हो जाएगा परिणामी रिजल्टेंट वेक्टर। ये परिणामी वेक्टर आपका R वेक्टर है, किसके योगफल बराबर आएगा, R2 वेक्टर और प्लस ये क्या हो जाएगा B से A की ओर R12 वेक्टर। तो आप तनिक ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि हम यहाँ पर R12 वेक्टर बराबर यहाँ लिख सकते हैं। तनिक देखें, R1 इधर आएगा माइनस R1 माइनस R2 वेक्टर। तो जो हम ये इक्वेशन बनाए इसको बल्कि थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लेते हैं। ये आपका हो जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा, वहाँ से लिख लीजिए, देख कितना आ रहा था, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इंटू R12 कैप और इसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसका आप उपयोग करिएगा Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल मतलब वैद्युत बल, ये आप कंप्लीट समझ ही गए हैं। इसको थोड़ा सा तब और भी आगे बढ़ा लेते हैं, हम ये लिख लेते हैं F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटा, आप यहाँ से फिर से देख लीजिए, आप देखें क्या हो जाएगा, ये O हो जाएगा OAB। तब त्रिभुज नियम से आप वेक्टर योग के त्रिभुज नियम से आप क्या कहेंगे, ये आपका R1 वेक्टर और यहाँ से यहाँ तक का आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा R21 वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट यानी कि परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा R2 वेक्टर, यानी कि परिणामी वेक्टर R2 वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। यहाँ पर देखें R21 वेक्टर का आप मान ज्ञात कर सकते, इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसके स्थान पर हम ये पूरा यूज कर लेते हैं। ये देखिए आपका हो जाएगा, आप इसे माड वगैरह में भी लिख सकते हैं क्योंकि परिमाण चाहिए होता है, तो माड में ही लिखना ज़्यादा उचित होगा हमारे अनुसार। आगे बढ़ते देखें, ये कितना आ रहा है आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मान में रखेंगे स्क्वायर हो जाएगा। अब आप समीकरण थोड़ा बदल लीजिए, अब इसको आप समीकरण 1 मानेंगे और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2। समीकरण 1 तथा 2 कूलाम के नियम का सदिश रूप है। कूलाम के नियम का सदिश रूप है। थोड़ा सा और भी हम आगे बढ़ाते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, इधर नहीं दिखेगा, इधर मिटा देते हैं। देखें आप ये भी लिख लीजिएगा, ये दोनों समीकरणों से आप ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सब धूप आ गई, आप टेंशन मत लीजिएगा, फिर भी दिखेगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को बहुत ध्यान देखिए, परिमाण में दोनों बराबर है परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। तो हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं F बराबर माइनस F। यहाँ तक भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे सिद्ध होता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। और एक तथ्य आप ले लीजिए, कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व। कूलाम के नियम के सदिश रूप से हमें निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। पहली जानकारी यहीं से बैठाइए खोपड़ी में, यह न्यूटन के तीसरे नियम का, फिर से न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम का पालन करता है, अर्थात कि ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। और साथ ही साथ आप एक आध और तथ्य भी इसमें ले सकते हैं महत्व में, यह बल, ये जो बल है, यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये दो नियम आप, मैंने 2 महत्व आप दिमाग में रखिएगा, बाकी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।